नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोग फिर से आज एक नए सेट को लेकर के हैं आपके लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेट देख चुका है। टोटल 8 सेट हम लोग देख चुके हैं। 8 सेट का वीडियो अपलोडेड है और आप जा करके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जा करके चेकआउट जरूर कर ले। आज कर रहे हैं हम लोग सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 कर रहे हैं और इस चीज़ को अभी लगातार रेगुलर पर डे आपको एक सेट मिल रहा है। आप सेट को देखिए और उस पर जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ को एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार देखने के बाद क्या होता है ना, आपको याद नहीं रह जाती। तो कम से कम क्या होता है ना, जितना भी एक बार बार रिवाइज कीजिए, मतलब कम से कम 2 to 3 टाइम्स। मेरा तो जहाँ तक मानना है 3 टाइम्स जो है ना, आपको 3 टाइम्स आपको देखना चाहिए, चाहे जहाँ से भी आप देखते हो। ये जरूरी नहीं कि यहीं पे वीडियो देख रहे हो, जहाँ से भी देखते हो। ठीक है, ताकि आपका रिकॉल अच्छा से रहे, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाओ। चलिए आज करते हैं सेट नंबर 9 के क्वेश्चन। चलिए, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, इतिहास में बाजार नियमन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यदि क्वेश्चन आंसर पता तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब ये शब्द आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस डायनेस्टी का? तो दिल्ली सल्तनत का था ये। और कौन से? खिलजी डायनेस्टी का था। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का नाम भी लगा है खिलजी, तो खिलजी डायनेस्टी का था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो सबसे बड़ी खिलजी डायनेस्टी थी कब से कब तक? तो खिलजी डायनेस्टी का दौर था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। समझ के बात को, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? तो 1296। क्या है? 1296 से लेकर कितना? 1316 ईस्वी तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का ये रहा। अलाउद्दीन खिलजी के एक और क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि बहुत फेमस कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम याद रखिएगा। अमीर खुसरो किनके दरबारी कवि थे? तो ये याद रखिएगा, किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये बात है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्थापत्य कला में, मतलब कुछ बिल्डिंग बनवाए थे या कुछ चीज़ ऐसा बनवाए थे जिनको लेके क्वेश्चन पूछता है। जैसे सीरी का किला। कौन सा? सीरी का किला। सीरी का किला। ठीक है, और दूसरा कौन? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आपको पता चल गया। चलिए, म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था? म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ही पता, तो म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानता था। अब बर्मा भारत से, ये म्यांमार जिसको बोल रहे हो आप, बर्मा बोल रहे हो, ये भारत से कब अलग हुआ था? ये भारत से ही अलग हुआ कंट्री है। तो कब? 1937 ईस्वी में, 1937 में ये भारत से अलग हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वशासन यानी बोले तो होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया? तो होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। एनी बेसेंट के साथ साथ और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आप जानते ही हो बाल गंगाधर तिलक जी को। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के कब, कितने ईस्वी में? तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। किसने? 1916 में होम रूल आंदोलन की या बोलते स्वशासन आंदोलन की प्रारंभ किए थे। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने किसको हराया था प्रथम पानीपत के युद्ध में? तो आपको ही पता होगा किसको? तो इब्राहिम लोदी को। दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट रहा था लोधी वंश का इब्राहिम लोदी। इसी को हराकर प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने मुगलिया डायनेस्टी की स्थापना की थी, मुगल डायनेस्टी की। ये हुआ कब था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो हुआ था 21 अप्रैल, याद रखिएगा ये 21 अप्रैल कब? 1526 ईस्वी को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसका मतलब और भी युद्ध कितने? पानीपत के टोटल 3 युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का सेकंड युद्ध तो कब हुआ था? 5 नवंबर कितना? 1556 को। ठीक है, और तीसरा कब लड़ा गया था? तो तीसरा लड़ा अब 5 नवंबर 1556 को तो लड़ा गया किसके में? तो याद रखिए बैरम खान और हेमू के बीच में। बैरम खान और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में सेकंड पानीपत के युद्ध में। तीसरा हुआ था 14 जनवरी को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, थर्ड। ठीक है, इसमें किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ये तीनों याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, चलिए, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है? हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यदि आपको पता तो कौन सा है हिंद महासागर में? मालदीव। ठीक है, चलिए, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरा था? कौन? नील आर्मस्ट्रांग के साथ। तो कौन सा है? यदि आपको पता हो तो कौन है? एडविन एल्ड्रिन है। अब चलिए, नील आर्मस्ट्रांग के साथ गया था ये। ठीक है, तो कौन से? ये कभी क्वेश्चन पूछा था किस अति से एरोप्लेन से, मतलब बोले तो किस यान से गया था? तो अपोलो 16 था। ये बात याद रखिएगा, अपोलो 16 से गया हुआ था। कौन? तो नील आर्मस्ट्रांग गया था, एडविन एल्ड्रिन गया थे। टोटल 3 आदमी गए थे, 3 आदमी थे। तो कौन कौन थे? तो ये तो आपको पहला तो दे रखा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा एडविन एल्ड्रिन हो गया। तीसरा भी था इसमें, कौन था तीसरा? तो माइकल कोलिंस। क्या नाम है? माइकल कोलिंस गया हुआ था। ये 3 आदमी थे जो चंद्रमा पे उतरा था।
अपोलो 16 से गया था। कब गया था अपोलो 16 से? 1969 में, जुलाई 1969 को गया था। ये बात याद रखिएगा, 3 आदमी गया था। कभी कभी नील आर्मस्ट्रांग, कभी एडविन एल्ड्रिन के बारे में पूछ देता है, कभी कॉलिंस के बारे में भी पूछ सकता है। तो ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए, ग्लोब पर कर्क रेखा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? यदि पता हो तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? आप भारत का नक्शा देखे होंगे, ये नॉर्मली हम बनाते हैं। देखिए, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को तो कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो? तो गुजरात, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, झारखंड के वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये टोटल 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 स्टेट से कर्क रेखा 27 डिग्री नॉर्थ गुजरती है। ठीक है, चलिए, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया हॉकी द्वारा? भारत बहुत बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीत चुका है, तो ये कितना बार, मतलब कब जीता था? तो पहली बार 1928 में जीता था। अब कब कब जीता है स्वर्ण पदक? तो इस चीज़ को याद रखिए, 1928 में कहाँ जीता था? एम्स्टर्डम में, जो हॉलैंड में, हॉलैंड के एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे जीता था पहला। ठीक है, 1928 ईस्वी में। उसके बाद कब जीता? 1932 ईस्वी में जीता। उसके बाद कब जीता? 1932 के बाद 1936 में जीता, 36 में। 1936 के बाद 1948 में जीता, 1948 के बाद 1952 में जीता, 1952 के बाद 1956 में जीता, 1956 के बाद 1964 में जीता। ये है गोल्ड मेडल की बात कर रहा है, स्वर्ण पदक। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही भारत जीता है। ठीक है, तो गोल्ड नहीं है ये सब है गोल्ड जितने हुए। ठीक है, टोटल कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 बार लगातार। ये देखो, 1928, 1932, 1936, 1948, 1948, 1952, 1956, 1964, ये भारत ने 8 बार टोटल जीता गोल्ड। समझे, यहाँ 7 लगातार आपको हम बता दिए। चलिए, तो सबसे फर्स्ट बार 1928 ईस्वी में। निम्न में कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो कौन थे इसमें से? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे कौन राष्ट्रपति थे? तो इसमें कौन से थे? तो वीवी गिरी थे, वीवी गिरी थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किससे? तो चीन से। तो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहली बात तो अरुणाचल से जुड़ा हुआ, चीन से जुड़ा हुआ जो भारत का राज्य है, उसकी लंबाई है टोटल 4057 किलोमीटर। इतनी किलोमीटर भारत की लंबाई चीन से जुड़ी हुई है। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? अभी तो जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग। तो लद्दाख का पार्ट एक हो गया, एक हो गया लद्दाख, समझ गए। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी चाइना से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है। सिक्किम, सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इतना चल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4557 किलोमीटर की दूरी चाइना से हमारी लगती है। ठीक है, चलिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव बोलते किसको? तो मैंग्रोव बोलते हैं लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी बोल रहा है तो यांगटी सिक्यांग है। यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी, इसकी लंबाई कितनी है? 5530 किलोमीटर। ठीक है, चाइना की नदी है। ठीक है, चलिए, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान बोल रहा है, लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, तो किसका? भारत का। ठीक है, हमारे देश प्यारे भारत का। और भारत के संविधान के बारे में किसने बोला था? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान जो है ना, वकीलों का स्वर्ग बोला था। किसने बोला था? ये आइवर साहब ने बोले थे। ठीक है, आइवर जेनिंग्स बोला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? किन 2 तिथियों को? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए, भारत का नेशनल एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो किसने किया था? तो आपको पता हो तो कौन? लॉर्ड मैकाले ने किया था। और लॉर्ड मैकाले का कार्यकाल कब से कब था? ये बात याद रखिएगा, 1834 से लेकर के 1838 तक। ठीक है, 1834 से 1838 तक 4 साल रहा था, समझे। और शिक्षा नीति लेके कब आया था? 1835 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? तो कब किया गया था? तो आपको पता हो कब? 1858 में, जो 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, चलिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक
कितने समय में लौटा देना चाहिए। तो धन विधेयक को कितने समय लौटा देना चाहिए, 14 दिन के बाद लौटा देना चाहिए। ठीक है, धन विधेयक 14 दिन के। तब यहाँ पे शब्द आया धन विधेयक। धन विधेयक किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 110। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। जंप बॉल शब्द, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, बास्केट बॉल से संबंधित है। और जंप बॉल के साथ साथ बास्केट बॉल का और कौन कौन सा बात, गार्ड ड्रिबल, याद रखिएगा ये गार्ड ड्रिबल, गार्ड ड्रिबल ये भी शब्द है बास्केटबॉल से ही जुड़ा हुआ। और हेल्ड गोल, हेल्ड गोल। ठीक है, ये शब्द भी, ये 3 शब्द भी याद रखिएगा जो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ। चलिए, वित्त समावेशन क्या है, वित्त समावेशन है क्या। तो वित्त समावेशन क्या है, तो वित्त समावेशन है दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना, वित्त समावेशन का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पास हुआ था। ठीक है, चलिए, चीन से मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का था। वही ब्रिटेन जो भारत पर भी कब्जा करके रखा हुआ था। तो ब्रिटेन बहुत जगह वर्ल्ड में, आप तो हांगकांग देख ही रहे हैं, हांगकांग साथ इंडिया में, इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये बहुत सारी जगह उपनिवेश अपना बना के रखे हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया, तो ये आपको पता, तो महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया, तो जून 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। अब तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन है, दक्कन के क्षेत्र में, तो कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया। अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना गया। तब देखिए, सबसे पहली बात तो अखिल भारतीय कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद का त्याग पत्र दिया। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब, एक 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 में, यह हरिपुरा का था, हरिपुरा में यहाँ जीते थे। दूसरा 1939 ईस्वी में, जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस पद के अध्यक्ष का इलेक्शन मतलब चुनाव हो रहा था, तो उसमें गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किए थे इलेक्शन खड़ा होने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस भी अलग सर से थे। तो सुभाष चंद्र बोस तभी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये जीत गए थे। ठीक है, 1939 के कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अफसोस करने के चक्कर में, अफसोस को मतलब मानते हुए इन्होंने पद को त्यागपत्र दे दिया। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से, तो राजेंद्र प्रसाद को उस समय तत्काल के लिए बनाया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को पार्टी का कांग्रेस अध्यक्ष किसको चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है, तो SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, IMF में। ठीक है, चलिए, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया, तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने कब बनवाया था, तो 1448 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, 1448 ईस्वी में। मूल संवर्धित कर वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। सबसे पहली बात तो किस समिति ने की थी, तो लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी, LK झा समिति। यहाँ पे है एक गॉडगिल समिति, क्या है, गाडगिल समिति। गाडगिल की समिति किससे है, पश्चिमी घाट, इंडिया का जो पश्चिमी घाट है ना, ये वाला पार्ट, गुजरात की साइड में, ये वाले पार्ट में, तो इस भाग में पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति था ये सब। ठीक है, पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति था, कौन, गाडगिल समिति। और दूसरा है SK धर समिति। SK धर समिति किससे जुड़ा हुआ था, राज्य बनाने का जो आधार था प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, ये बोला था कौन, SK धर समिति ने। कब किया था, ये प्रशासनिक आधार पे राज्य को बनाया जाए, ये बोलना था SK धर समिति को, कब, 1948 ईस्वी में। समझ गए, इसमें कौन सा आंसर हो गया बैठ के लिए, लक्ष्मीकांत झा समिति। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, आपको पता ही हो, खानवा का युद्ध किसके, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, कितने ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1527 ईस्वी में। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ को, कृषि को सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है। चिकन नेक देखिए, सबसे पहली बात तो चिकन नेक आपको ही पता होगा, भारत का ये जो भारत का ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये बांग्लादेश से इधर से इंडिया का जो ये सब यहाँ जो रहता है ना, ये वाला पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं चिकन नेक, मतलब मुर्गी के गले की तरह है। तो चिकन नेक ये वाला पार्ट, तो कहने का मतलब है चिकन नेक किस सीमाओं को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश का पार्ट को जोड़ता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के पार्ट को चिकन नेक जोड़ता है। गोविंद आलारे किस त्यौहार में गाया जाता है, तो गोविंद आलारे जन्माष्टमी में। ठीक है, चलिए, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। और लॉर्ड डलहौजी से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, डलहौजी, तो डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आपको पता 1848 से लेकर के कब तक, 56 तक था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, 8 साल रहा था। 8 साल में इन्हें हड़प नीति
को चलाया? तो पहले से सबसे पहली बात हड़प नीति के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू पहला राज्य कौन सा था जिसको इन्होंने अपने में मिला लिया था? तो कौन था? सतारा। कौन सा था? सतारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है, 1848 ईस्वी में सतारा को पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के थ्रू अंग्रेजी राज में मिला लिया था। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ अच्छा काम भी किया था इसने। रेलवे में डलहौजी ने रेलवे को एस्टेब्लिश किया इंडिया में, समझे, 1853 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। 1800 मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से लेकर के कब? मुंबई से थाने के बीच में कितना किलोमीटर चला था ट्रेन? 34 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद डाकघर के भी, डाकघर को भी स्टार्ट करवाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने डाकघर को। कब? डाकघर को किया था कब? डाकघर को 1854 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर याद रखना। डलहौजी को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो सारे हम बता दिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिससे में होकर वो बहती है। तो सबसे पहली बात तो बैंकॉक शहर, बैंकॉक शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो बैंकॉक शहर है सबसे पहली बात तो चाउ फ्रेया। तो बैंकॉक शहर किस में है? तो चाउ फ्रेया के। समाई किस नदी के, समाई शहर किस नदी के किनारे बसा? तो सांगपू, समाई सांगपू। तो डेस्डन किस नदी के? एल्वे नदी के किनारे बसा हुआ, डेस्डन एल्वे नदी। और मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस। अब मिला लीजिए 3-1 ये 4 नंबर है, 3-1-4-2, सॉरी हाँ 3-1-4-2, कौन सा? ए नंबर हो गया। ठीक है, चलिए, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या बोलते हैं? तो समुद्र से स्थल की ओर आने वाली पवन को सी ब्रीज बोला जाता है। ठीक है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था पहला एशियाई खेल। तो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1951 में। ठीक है, पहला एशियाई खेल हुआ था कब? 1951 ईस्वी में। 1951 में हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में, समझे, दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत। चलिए, पार्श्वनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थकर को मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो 23वें तीर्थकर को। 23वें कौन? तो ऋषभदेव जी। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। ये तो आपको ही पता होगा। महावीर को निम्न से किस पर विश्वास था? महावीर को किस पर विश्वास था? तो महावीर को किस पर विश्वास था? कर्म पे विश्वास था। महावीर जैन 24वें तीर्थ करते, ये बात आपको पता होगा, 24वें तीर्थ करते। और इसको कर्म के साथ साथ किस पर विश्वास था? पुनर्जन्म पे। किस पर? पुनर्जन्म। तो ये भी याद रखिएगा, कहीं कोई पूछ देता है कि मान लो ऑप्शन में कर्म ना देकर पुनर्जन्म दिया, तो किस पर विश्वास था? कर्म के साथ साथ पुनर्जन्म पे विश्वास था। चलिए, शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। ठीक है, चलिए, कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था? बैताल को कंधे पर टांगता था, ये कौन सा था? राजा विक्रम सिंह। विक्रम बेताल सुनते हैं ना, तो वही विक्रम सिंह है, ये विक्रम। तो विक्रम, राजा विक्रम सिंह। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम रखा था देवगिरी। राजधानी का नाम क्या रखा था? देवगिरी। अब बदला हुआ नाम क्या था? दौलताबाद। देवगिरी, सॉरी, राजधानी का नाम क्या रखा था? तो देवगिरी रखा था। चलिए, भारत के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद और संवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इससे लोगों को कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान के साथ 1965 में इसी में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान से 1965 में जब युद्ध हो रहा था? तो एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, 1962 ईस्वी तक तो राजेंद्र प्रसाद ही रहे, 12 साल तो राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति रहे। तो 12 साल के बाद आप सोच लीजिए तो कौन होंगे? उसके बाद बनते राधाकृष्णन। ठीक है, तो अब बीबीगिरी कब थे? इनका भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। पाकिस्तान से जब बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को जब अलग किया गया था पश्चिमी पाकिस्तान से, समय के बाद को बांग्लादेश एक नया कंट्री बन रहा था, उस समय जो है ना भारत के राष्ट्रपति थे 1971 ईस्वी के टाइम में, कौन थे? बीबीगिरी सर थे। ठीक है, तो आंसर इसका कौन हो गया? एस राधाकृष्णन। चलिए, सबसे बड़ा नदी मुहाना, सबसे बड़ा नदी कौन सा? गंगा नदी का मुहाना। ठीक है, गंगा नदी का मुहाना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम होते हैं, इसको गंगा नदी का मुहाना हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है। तलवंडी से कौन संबंधित व्यक्ति है इसमें? तो तलवंडी से संबंधित है गुरु नानक देव। ठीक है, और तलवंडी गुरु नानक देव का जन्म हुआ था कब? तलवंडी में 1469 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ बोला सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले ये भारतीयों की स्वतंत्रता का संरक्षक है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, एकदम सही बात है। ये संविधान का संरक्षक है, सही बात है। ये भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव में उठे विवादों को अंतिम शक्ति रखता है, एकदम सही बात है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो गया? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संरक्षक रूप में कार्य करता है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए, बेला डील
बेलाडीला छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको ही पता होगा बेलाडीला है कहाँ छत्तीसगढ़ में, कौन से? बस्तर जिला। कभी कोई पूछ देता है बस्तर जिला क्यों प्रसिद्ध है, तो बस्तर जिला है ये छत्तीसगढ़ का, वहीं का इलाका है बेलाडीला, जो किस चीज़ के लो अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? इसमें चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, शिवाजी नहीं, शिवाजी तो अष्ट था, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं। नवरत्न थे किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न। अकबर का शासनकाल, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 1919 में गांधी जी के सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में हुआ था? तो रोलक एक्ट के विरोध में हुआ था, ठीक है। चलिए विज्ञान एवं गणित में विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो किस वैज्ञानिक ने? तो WM स्टैनले ने किया था, ठीक है। चलिए कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता? तो चाय में भी जो है ना महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन ही होता। अब देखिए क्या क्या चीज़ आपको यदि क्वेश्चन में पूछ दे कॉफी, या क्वेश्चन में पूछ दे चाय, या पूछ दे मृदु पेय, ठीक है, और या पूछ दे ऊर्जा मतलब एनर्जी के लिए जो हम लोग पीते हैं ना उसमें, तो क्या हो जाएगा उत्तेजक के रूप में? तो सभी में कैफीन ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो गुर्दे का कौन सा कार्य नहीं है? तो गुर्दे का प्रतिजैविक कसरत, ये गुर्दे का कार्य नहीं है। तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता। बत्ती का तेल कौन सी? केशिका क्रिया द्वारा ऊपर उठता है, ठीक है। किसके द्वारा? केशिका क्रिया द्वारा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुत्तीन होता है? तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या होता है? परावर्तन। निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ बोल रहा है? क्या कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बोल रखा है रक्त अम्लीय, ये पहला ही गलत है, क्योंकि रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, रक्त क्षारीय होता है। यहाँ पे दे रखा अम्लीय, पहला ही गलत हो गया। और रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि रक्त क्षारीय होता है, यहाँ अम्लीय दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो गया सही। चलिए निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा? इसमें सदिश राशि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो कौन सा होगा? वेग हो गया, ठीक है। चलिए 4 जारों में कम सा क्या CO2, O2, S2 और N2 गैस बढ़ी। निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो ऑप्शन दे रखा है कौन सा? गैस में जलता हुआ कागज डालकर, नहीं ये नहीं होगा। तो ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा केवल। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का कूड़ा डाल करके, नहीं। इनमें से क्या होगा आंसर? चूने के पानी से, नहीं, इसमें भी नहीं। तो उपयुक्त में से किसी नहीं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो कौन सा? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए दांतों व हड्डियों में उपस्थित होता है। दांत और हड्डी में क्या उपस्थित होता है? तो दांत और हड्डी में कौन सा उपचार होता है? कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए सामान्यतया द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। सामान्यतः द्रव जो है ना ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो कौन सा चढ़ जाता है? तो कौन सा चढ़ जाता है आपको ही पता हो तो कौन सा है? द्रव हीलियम। द्रव हीलियम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी? न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। यही दृष्टि के लिए होता है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर, ये बात भी याद रखिए। चलिए कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट जो है ना निम्नलिखित में से क्या संबंधित? तो कीट इसमें से क्या? तो कीट होता है आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा होता क्या? आर्थ्रोपोडा होता है जिन जीव का टांगे जो है ना जुड़ी हुई होती है। टांगे क्या होती है? टांगे जुड़ी हुई होती है, सभी टांगे आपस में जुड़ी हुई होती है, उसको आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आता है। इसमें क्या आता है? 3 जोड़ी टांगे जिनकी 3 जोड़ी टांगे हो, साथ में संयुक्त नेत्र हो, आंख भी जो है ना साथ में हो, संयुक्त नेत्र हो, इन सब को ये सब क्या आते हैं? आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन, गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने कब की थी? तो याद रखिए 1896 ईस्वी में हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो कौन सी गैस का करते हैं? तो अवचूषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ के बात को? अवचूषण मतलब खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत एकमात्र कारण किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो भूमिगत जल का ऊपर उठना केवल केशिकत का कारण नहीं है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो कौन से मंडल को? तो ओजोन मंडल को, ठीक है, क्योंकि वहां पे गैस छोड़ती है, तो जिससे क्या होता है? सुपरसोनिक विमान से ओजोन मंडल में क्षरण होता है, ठीक है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? तो क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। चलिए एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करती है क्या? कार क्या धारण करती है? कार कम गति ऊर्जा धारण करती है, ठीक है। कार को ज़्यादा एनर्जी लगता है, कहते हैं कार को क्या लगता है? ट्रक की तुलना में कार को कम गति ऊर्जा लगती है, ठीक है।
AIDS एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स। और जब एक पिंड की गति दोगुनी होती है, एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा आपको ही पता होगा क्या? हाफ mv² होता है। सोचिए हाफ mv² होता है। ये बोल रहा है क्या? दोगुनी हो गया, तो दोगुनी हो गया क्या? गति दोगुनी, तो वेलोसिटी 2, तो 2 गुना कर दिए क्या? देखिए हाफ m, अब 2 गुना कर दिए 2m², ठीक है, तब क्या हो गया? 2 दूनी 4, तो बोले तो 4 गुना, तो अब क्या होगा? ये 4 गुना हो जाए। कहने का मतलब 1/2m × 4m सॉरी v², सॉरी ये v होगा, m v² हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया? यदि 4 गुना इसको करेंगे तो हाफ mv², 4 को कॉमन ले लेंगे, तो कहने का मतलब 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी, तो 4 गुनी हो जाएगी। चलिए याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिए, हाफ mv², ठीक है। इस पर वेलोसिटी को रख लीजिए 2v, समझे, इसी को स्क्वायर करना तो 4mv है जो। चलिए 20 किग्रा वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य क्या है? तो ऊंचाई पे किया गया कार्य कौन है? तो इसमें संचित ऊर्जा क्या होगा? संचित ऊर्जा इक्वल टू mgh करेंगे। मास दे रखा है 20 kg, जी का मान 9.8 होता है, 9.8 को 10 के इक्वल रख लीजिए, 10। हाइट दे रखा है कितना? 1 मीटर, तो कितना हो गया? 200 जूल, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी। चौथा, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो किसका हो गया ये? तो सोडियम और कैल्शियम, समझे, सोडियम और कैल्शियम के घुलनशील का लवण है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? कौन सा रोग इसमें वायरस से नहीं होता? तो टाइफाइड जो है ना, वायरस से नहीं होता, बाकी सब वायरस से होता है। तो टाइफाइड किसके द्वारा आता है? जीवाणु द्वारा। अब कौन सा जीवाणु होता है? साल्मोनेला, क्या नाम है? साल्मोनेला क्या? टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा जो होता है ना टाइफाइड होता है। और टाइफाइड से किससे क्या, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। कौन सा? आंत प्रभावित होता है, ठीक है। ये हो गए टोटल 75 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके क्या करना आपको, आप अच्छे से पता है आपको, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।